हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका इनक्यू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। सक्षमता परीक्षा के तीसरे चरण से संबंधित जो है अगला जीके जीएस का सेट लाए हैं, जो कि सक्षमता 1 और 2 पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों का यह संकलित है। आइए बिना देर किए हुए चलते हैं, हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं एक एक करके। पहला क्वेश्चन है जो कि विज्ञान से रिलेटेड प्रश्न है कि जीव विज्ञान के जनक के रूप में किन्हें जाना जाता है, यानी किनको जो है फादर ऑफ द बायोलॉजी कहा जाता है। तो फादर ऑफ द बायोलॉजी के नाम से जो शख्स जाने जाते हैं उनका नाम है एरिस्टोटल, यानी अरस्तु को जो है जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर कदम कब रखा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो है ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था, यानी चांद पर जाने वाले ये पहले व्यक्ति हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ हालांकि एक और व्यक्ति साथ ही गए थे, लेकिन चूंकि इन्होंने पहला कदम रखा था इसलिए इनका नाम याद रहता है, उनका नाम हम लोग भूल जाते हैं। नील आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ में जो व्यक्ति गए थे उनका नाम था एडविन एल्ड्रिन, याद रखेंगे हम लोग। और नील आर्मस्ट्रॉन्ग, तो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने चंद्रमा पर जो अपना पहला कदम रखा था वो 21 जुलाई 1969 ईस्वी को, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो सबसे सही उत्तर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष जो है यानी प्रकाश के द्वारा जो एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष के रूप में जानी जाती है। प्रकाश वर्ष जो है वह दूरी का मात्रक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए तीसरा नंबर प्रश्न के लिए सबसे सही उत्तर होगा। और दूरी को जो दूरी मापने का जो सही मानक है एसआई यूनिट में वह तो मीटर है, लेकिन जो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है, यानी वो प्रकाश वर्ष से भी बड़ा है। प्रकाश वर्ष दूरी मापने का बड़ा मात्रक है, लेकिन उससे भी बड़ा जो दूरी मापने का सबसे बड़ा मात्रक है वो पारसेक है। और दूरी मापने का जो एसआई मात्रक है, स्टैंडर्ड मात्रक है, वह मीटर है। हम लोग एक एक प्रश्नों को देखेंगे। इससे पहले आपसे हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि कोई भी अपडेट्स आए तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि बस में ड्राइवर के पास में लगा हुआ दर्पण कौन सा दर्पण होता है। तो बस में जो ड्राइवर के पास में लगा दर्पण होता है, जो साइड मिरर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, बस हो या कोई भी 4 व्हीलर हो या मोटरसाइकिल हो, इन सभी गाड़ियों में जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है वह है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो चौथा नंबर क्वेश्चन के लिए सही उत्तर होगा। उत्तल दर्पण का इस्तेमाल क्यों होता है? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। बाकी जो सामान्य दर्पण है, जैसे समतल दर्पण कहेंगे, उसमें वस्तु के बराबर बनता है, और अवतल दर्पण में वस्तु से बड़ा भी बनता है और एक केस में वस्तु से छोटा प्रतिबिंब भी बनता है। तो इसलिए जो है अवतल दर्पण का जो प्रयोग है वह जनरली यूज किया जाता है किसमें? हजामती दर्पण के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा है कि हीरे की जो चमक होती है उसका कारण क्या है। हीरा क्यों चमकता है? इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि हीरा जो है एक तो सबसे कठोर पदार्थ है, इस रूप में भी जाना जाता है। दूसरा, हीरे के चमकने का कारण यह है कि हीरा के द्वारा जो है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। इंग्लिश में इसको जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के नाम से जानते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा इतना चमकता हुआ प्रतीत होता है, यानी पांचवा नंबर प्रश्न का सबसे सही उत्तर जो है वो ऑप्शन नंबर बी के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा है कि सूर्य की उष्मा जो पृथ्वी तक आती है वो कैसे पहुंचती है। तो सूर्य की उष्मा जो पृथ्वी तक पहुंचती है वह तेज गति के कारण, या विकिरण के द्वारा, या तरंगों के द्वारा, या फिर कम गति के द्वारा। तो सूर्य की जो प्रकाश की किरण है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 20 सेकेंड का समय लगता है, लगभग में 8 मिनट याद रखेंगे हम लोग। और ये जो उष्मा सूर्य की रोशनी में जो हम लोग बैठते हैं और गर्मी का उससे एहसास होता है, तो यह उष्मा इस वजह से आती है पृथ्वी तक, विकिरण के द्वारा जो है यह उष्मा सूर्य की पहुंचती है कहाँ? पृथ्वी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7वां है कि वायुमंडल का सबसे ऊपरी भाग में वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन हमारी रक्षा किससे करता है। तो ओजोन परत जो है, जो O3 के रूप में जाना जाता है, यह ओजोन जो हमारी रक्षा करता है वो पाराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। और अगर पाराबैंगनी किरण पृथ्वी तक पहुंच जाए तो उससे सबसे बड़ी बीमारी ये होगी कि चर्म रोग जो है, स्किन डिजीज जो है वो प्रॉब्लम्स होगा। तो ये ओजोन जो है उसको
रक्षा करता है, लेकिन लगातार जो इस्तेमाल हो रहा है साइंस में और क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है मोटर गाड़ियों से, एसी से, रेफ्रिजरेटर से, तो इससे ओजोन परत में क्षय होने का लगातार खतरा बना हुआ है। इसीलिए जो है वायुमंडल को संरक्षण हेतु आवश्यक है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि एनीमोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है, यानी कि एनीमोमीटर के द्वारा जो है क्या मापा जाता है, वह ऊष्मा के वेग को गति के वेग को मापता है, या फिर ऊष्मा के वेग को, या पवन के वेग को, या फिर ऊर्जा के वेग को। तो 8वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है कि एनीमोमीटर के द्वारा जो है वह पवन के वेग को मापा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सबसे सही जवाब है। 9वां नंबर क्वेश्चन है कि इंसुलिन की खोज कौन किए थे। जी, इंसुलिन की खोज करने वाले जो है वो बैंटिंग है, या फिर डोमेक ने, या रोनाल्ड रॉस ने, या फिर हार्वे ने। तो 9वां नंबर क्वेश्चन का जो सबसे सही जवाब होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए है कि ये इंसुलिन की जो खोज है वो बैंटिंग ने किया था, और रोनाल्ड रॉस जो है वो मलेरिया की खोज जो है करने के रूप में जाने जाते हैं। मलेरिया की जंग रॉस के संग ये जो है SCERT का जब हम लोग किताब पढ़ते हैं तो 5वां के ही किताब में, क्लास के किताब में हमें ये जानकारी मिलती है। रोनाल्ड रॉस जो है वो मलेरिया की खोज के बारे में जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस धातु का गलनांक सबसे अधिक होता है, यानी कौन सी धातु उच्च ताप के कारण जो है पिघलता है। तो धातु जिसका गलनांक सबसे अधिक होता है वह है टंगस्टन। तो इसी वजह से जो है विद्युत बल्ब के फिलामेंट में अभी जो व्हाइट कलर का बल्ब जलता है यह LED बल्ब है, यानी LED जिसका पूरा नाम जो है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। LED बल्ब है जो कि कम ऊर्जा खपत करता है, लेकिन जो बल्ब जो लाल रोशनी देने जिसमें फिलामेंट लगा होता था वो बल्ब जो है उस टंगस्टन का वायर का उसमें फिलामेंट लगा रहता था, क्योंकि टंगस्टन का जो गलनांक है वो काफ़ी उच्च गलनांक है, इसी कारण उसमें जो है विद्युत के बल्ब में टंगस्टन का वायर इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस शासक के प्रयास से नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, यानी नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाएंगे। तो नालंदा विश्वविद्यालय जो कि नालंदा में था, बख्तियार खिलजी के द्वारा जो है इसके हानि पहुंचाया गया था। ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन किए थे, अशोक, हर्षवर्धन, बिंबिसार, या फिर कुमारगुप्त प्रथम। तो 11वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है कि नालंदा विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह कुमारगुप्त प्रथम के जो है प्रयास से हुआ था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है कि सोनपुर नगर जो है वो किस जगह पर स्थित है, किस नदी के तट पर स्थित है। सरयू नदी के तट पर, गंडक नदी के तट पर, सोन नदी के तट पर, या फिर गंगा नदी के तट पर। तो दोस्तों याद रखिएगा सोनपुर नगर जो है जो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के रूप में जाना जाता है, सोनपुर पटना के समीप में, वह गंडक नदी के तट पर स्थित है, ना कि जो है ये हम लोग कहेंगे कि सोन नदी, बल्कि सोनपुर जो है वो किस नदी के तट पर स्थित है, गंडक नदी के तट पर। वहीं उसी आसपास में जो है गंगा में आकर के दक्षिण से सोन नदी भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा महाजनपद जो है वह वर्तमान बिहार में के स्थित नहीं था। वो महाजनपदों की जो कुल संख्या है वो 16 महाजनपद है, और उसमें से 3 प्रमुख महाजनपद जो है वह बिहार में हुआ है। और जितने भी 16 महाजनपद है उन सभी 16 महाजनपद में जो सबसे शक्तिशाली महाजनपद रहा है वह मगध महाजनपद रहा है। और बिहार में जो है वज्जी संघ, मगध और ये अंग, ये तीनों महाजनपद जो है ये बिहार में हुए हैं। और वज्जी संघ जो है ये 8 राज्यों का संघ था, और उसी वज्जी संघ में एक राज्य जो था लिच्छवी था, जो कि प्राचीन काल से ही लोकतंत्रात्मक शासन वहाँ रहा है। और 13वां का जो करेक्ट आंसर होगा कि जो संघ बिहार में जो महाजनपद स्थित नहीं है वह वत्स है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। मुगल काल में बिहार आने वाले, मुगल काल में बहुत सारे व्यक्ति जो है बिहार आए हैं, अलबेरूनी है, इब्न बतूता है, तो कई लोग जो है ये काल में भारत आए थे। उसमें बिहार आने वाले प्रथम कौन है, मुल्ला तकिया है, अब्दुल लतीफ़ है, मोहम्मद सादिक है, मुल्ला बहबहानी है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन का
जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर ए कि मुल्ला तकिया जो है वो मुगल काल में बिहार आने वाले प्रथम विदेशी यात्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 है कि अशोक का शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो ये लघु शिलालेख है, अशोक का जो यह लघु शिलालेख है यह केसरिया से प्राप्त हुआ है या रामपुरवा से, वैशाली से या फिर सहस्राम से। तो करेक्ट आंसर के रूप में जो है वो ऑप्शन नंबर ए जाना जाएगा कि अशोक का लघु शिलालेख जो है वह सहस्राम से प्राप्त हुआ है। केसरिया का स्तूप जो है वह केसरिया का स्तूप के रूप में जाना जाता है, जो कि ये बिहार के चंपारण जिले में स्थित है, मोतिहारी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कहाँ है। जी, भारत का जो सबसे ऊंची मूर्ति है वो हरमंद साहिब है, हम्पी है या फिर स्टैचू ऑफ यूनिटी है। भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति के रूप में जाना जाता है वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से जाना जाता है, जो गुजरात राज्य में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के मूर्ति का अनावरण किया गया है नर्मदा नदी के घाट पर। और ये जो यूनिटी इस वजह से याद रखने के लिए क्योंकि देश जब स्वतंत्र हुआ था तो उस वक्त पूरे भारत में 562 रियासतें थी और ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में सभी रियासतों का विलय जो है भारत में हुआ। सभी छोटे बड़े जितने भी रियासतें थी, चाहे उसके खिलाफ जो है सैनिक अभियान करने पड़े या समझौते से जो है, लेकिन सभी रियासतें को संगठित करके एक एकीकृत भारत को बनाने का, निर्माण करने का काम उन्होंने किया था। और इसी याद में जो है उनकी सबसे बड़ी मूर्ति जो है स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, उसका लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है। हमारे राष्ट्रीय ध्वज के तिरंगा के जो लंबाई चौड़ाई का करेक्ट अनुपात है वह 2:2, 2:3 या 3:2। तो हम सभी को पता है कि हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है लंबाई थोड़ा सा लंबा है इन कंपैरिजन टू चौड़ाई थोड़ा सा उससे कम है। तो ये कहेंगे कि जो 3:2 जो है हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 है कि भारत में शिक्षा है, भारत में जो शिक्षा है यह क्या है। यह नागरिक का अधिकार है या राज्य का दायित्व है या राजनीतिक अधिकार है या मूलभूत अधिकार है। तो शिक्षा जो है यह बच्चों का मौलिक अधिकार है, मूलभूत अधिकार है। और शिक्षा के अवसर प्रदान करना यह जो है मूल कर्तव्य में निर्धारित है। जब हम लोग मूल कर्तव्य निर्धारित किया गया तो उसमें उस वक्त तो निर्धारित नहीं किया गया था, लेकिन बाद में 2002 ईस्वी में जो है वो एक मूल कर्तव्य ये भी जोड़ा गया है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को जो है शिक्षा का अवसर प्राप्त कराना यह मूल कर्तव्य होगा। तो शिक्षा जो है यह मूलभूत अधिकार है। 18 का ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारत की पहली आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है। भारत की जो पहली आयरन एंड स्टील कंपनी है यह किस जगह पर स्थित है। जमशेदपुर में, हीरापुर में, मुंबई में या फिर गुवाहाटी में। इस प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि जमशेदपुर में जो है आयरन एंड स्टील कंपनी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है। यानी जब हम लोग प्रायद्वीपीय भारत की स्थिति को देखते हैं तो इधर जितने भी राज्य हैं, पश्चिम बंगाल से शुरू होकर के फिर उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उसके बाद जो है तमिलनाडु, उसके बाद जो है फिर इधर केरल, कर्नाटक, उसके बाद जो है ये महाराष्ट्र, गोवा, इन सभी राज्यों को जब हम लोग काउंट करेंगे तो उन सारे तट रेखा वाले राज्यों की जो कुल संख्या होगी वो 9 राज्य जो है जिनका तट जो है वो समुद्रों से टकराता है। तो समुद्री तट रेखा वाले भारत के 28 राज्यों में से 9 राज्य हैं जिनका जो है ये, और इस इलाका को इसी वजह से जो है प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं क्योंकि 3 ओर से यह पानी से घिरा है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले हम आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों अगर आप चैनल पर अब तक नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो कमेंट्स करके भी बताइए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है। भारत की जो मुख्य भूमि है इसका दक्षिणी नोक, जो ये वाला पॉइंट है, ये दक्षिणी नोक के नाम से जाना जाता है। हालांकि अगर भारत का दक्षिणतम बिंदु की हम लोग बात करेंगे तो इधर बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर जाकर के मिलता है वो इंदिरा पॉइंट कहलाता है। लेकिन मुख्य भूमि का जो तमिलनाडु में यह दक्षिणतम बिंदु है यह कैप कैमोरिन के नाम से जाना जाता है या फिर
कन्याकुमारी कहते हैं या केप कैमोरिन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है 21वां नंबर प्रश्न के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देश, कौन कौन से 3 देश, तो नेपाल, भूटान एवं चीन से संयुक्त रूप से लगती है। वह कौन सा देश, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं जो है वो नेपाल से भी लगती है, अरुणाचल प्रदेश वो भूटान से भी लगती है और चीन से भी। भारत का वह राज्य मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है या सिक्किम है। तो अगर हम लोग भारत के मैप को यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो सिक्किम की जो स्थिति बनती है उसमें जो सिक्किम की यहाँ पर जो स्थिति बनती है तो यहाँ पर सिक्किम का जो स्थिति है वो एक ओर से उसे नेपाल भी टच है, दूसरी ओर से भूटान और चीन का भी जो है वहाँ पर सीमा लगता है, अर्थात वो राज्य सिक्किम होगा जिसकी जो स्थिति है वो नेपाल, भूटान और चीन तीनों से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन है। दुनिया का सर्वोच्च पर्वत शिखर की बात आएगी तो हम लोग सभी जानते हैं, यूनिक नाम नहीं है, वह है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है, 8,848 मीटर ऊंची है और उसको नेपाल में जो है पड़ोसी देश हमारा जो हमारे भारत के उत्तर में स्थित है वहाँ सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो भारत का सबसे सर्वोच्च पर्वत शिखर है, 23वां नंबर प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है कि गाडविन ऑस्टिन जो है वो K2 के नाम से जाना जाएगा। और अगर हिमालय की सर्वोच्च पर्वत शिखर के रूप में पूछा जाए जो भारत में स्थित है, हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी जो भारत में स्थित है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में है तो वह फिर कंचनजंगा जाना जाएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा वैसे के लिए। और गाडविन ऑस्टिन जो है ये भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। अरावली पर्वत जो है वो सबसे प्राचीन पर्वत शिखर के रूप में जाना जाता है। अरावली पर्वत की स्थिति कहाँ है, तो अरावली पर्वत की जो स्थिति है या स्थिति अरावली पर्वत की जो है कहाँ है, तो अरावली पर्वत की स्थिति है ये राजस्थान से लेकर के हरियाणा होते हुए दिल्ली के दक्षिण तक जो स्थित है। और इसका जो सबसे ऊंचा पर्वत है इसको गुरु शिखर के नाम से जानते हैं जी। अरावली का जो सर्वोच्च पर्वत है शिखर उसको किस नाम से जानते हैं, गुरु शिखर के नाम से जानते हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो है वह सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 है कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। हालांकि वो प्रवाहित भारत में है लेकिन उसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। चिनाब है, रावी है, सतलज है या ब्यास है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सबसे सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी कि सतलज का जो ये है उद्गम स्थल है वो मानसरोवर झील के पास, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जो है वहाँ से है और वो प्रवाहित भारत में होती है। वहाँ से 3 नदियाँ हैं प्रमुख रूप से जो निकलती है भारत में प्रवाहित होती है। एक नदी है जो सतलज के पास से ही निकलती है, सिंधु, वो भी मानसरोवर झील के पास से ही निकलती है तिब्बत में। दूसरी नदी है सतलज और एक और नदी है जिसको हम लोग ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो ये तीनों नदियां जो है एक ही जगह से निकलती है जो भारत में प्रवाहित होते हुए आगे जाकर के सतलज और सिंधु तो अरब सागर में गिरती है, क्योंकि सतलज जो है पहले सिंधु में मिलती है और सिंधु की धारा अरब सागर में गिरती है। वहीं ब्रह्मपुत्र जो है अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश होते हुए और फिर संयुक्त धारा गंगा के साथ मिलते हुए जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया था। तो भारत की जो प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है इसका निर्माण जो है सबसे जो किया गया था वो है दामोदर नदी पर। ऑप्शन नंबर सी जो है 26वां नंबर क्वेश्चन के लिए सबसे करेक्ट आंसर के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान कौन है, यानी भारत में सबसे अधिक जो वर्षा है वो किस स्थान पर होती है। तो हम लोग अगर इसका आकलन करें कि भारत में वर्षा का, हम लोग के क्षेत्र में जो भारत में वर्षा होती है बिहार क्षेत्र में, यहाँ जो है ये वर्षा मानसूनी वर्षा होती है और जो सबसे अधिक वर्षा जो भारत में होती है वो मासिनराम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर होगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा इसी स्थान पर होती है मासिनराम में, जो स्थित कहाँ है तो भारत के मेघालय राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है। तो सबसे अधिक मिट्टी जो भारत के भूभाग पर विस्तृत है, फैली हुई है, वह काली लाल लैटेराइट नहीं बल्कि जलोढ़ मिट्टी है, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है 28वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार का होता है, पुराने जलोढ़ को कहा जाता है नवीन जलोढ़ खादर, पुराने जलोढ़ को बांगड़ कहा जाता है। खादर और बांगड़ के नाम से जानते हैं ये नवीन जलोढ़ खादर, पुराना जलोढ़ बांगड़ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। जी, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे, ब्रह्मा की पूजा करते थे, विष्णु की पूजा करते थे, या फिर इंद्र भगवान की पूजा करते थे। तो 29वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पशुपति की पूजा करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई। तो यह जो प्रश्न है जनरल नॉलेज से रिलेटेड प्रश्न जो है डाला गया है, क्योंकि इससे प्रश्न भी बनने के चांसेस रहते हैं। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुई थी यह 1917 में कहाँ हुई थी, तो रूस में हुई थी। किसके विरुद्ध, तो उस वक्त रूस का शासक था जार निकोलस द्वितीय। कौन था उसका रूस का शासक, जार निकोलस द्वितीय था। उसके विरुद्ध जो है 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। यानी 30वां नंबर क्वेश्चन का बी जो है वो सबसे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक के रूप में कौन जाने जाते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, सर सैयद अहमद खां हैं, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना है, या डॉक्टर जाकिर हुसैन है। तो इसका जो सबसे करेक्ट आंसर है 31वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी बी है कि सर सैयद अहमद खां जो है यह AMU यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं। और इन्होंने सबसे पहले वहाँ पर जो है 1869 में खोला था कॉलेज, एक मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से। बाद में वही कॉलेज जो है फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रूप में आज वहाँ मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32 है कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में लोकप्रिय होने वाला आंदोलन कौन सा था। तो प्रथम विश्व युद्ध हुआ कब, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से लेकर के 18 के बीच चला था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से लेकर के 45 के बीच चला है। तो प्रथम विश्व युद्ध के समय जो है आंदोलन जो चला था भारत में, ये आंदोलन कौन सा था, तो उस वक्त जो आंदोलन चला था वो होम रूल लीग आंदोलन था। 1916-17 में यह चला था प्रमुख रूप से। और इसको जो है मुख्य रूप से कौन कौन मिलकर चलाए थे, तो इस आंदोलन को जो है चलाने में एनी बेसेंट और फिर जो है बाल गंगाधर तिलक का नाम आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है। इससे पहले हम एक बार आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करते हुए दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए ताकि सभी लोग इससे फ़ायदा उठा सके। 33वां नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कौन सा है। भारतीय संगीत का जो सबसे पुराना ग्रंथ है वो 4 वेदों में से एक वेद है। कौन कौन सा वेद है, तो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो उसमें से जो संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो सामवेद है। यानी 33वां नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 कि किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। 34वां नंबर क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, यानी इंद्र देवता के लिए जो है ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 है कि निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के राज्य मामलों में समिति के अध्यक्ष थे। राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे, संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वहीं जो है ये मसौदा समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। लेकिन राज्य मामलों में जो समिति के अध्यक्ष थे वो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 36 है कि भारत के संविधान को स्वीकार करने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अपनाई गई। तो इसका जो सबसे सही जवाब है कि इसे तब स्वीकार किया गया जब इस पर संविधान सभा के सदस्यों का हस्ताक्षर तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर हो गए, या फिर इसे गवर्नर जनरल को उसकी सहमति के लिए सौंप दिया गया, या इसे स्वीकार किया गया जब अंतरिम सरकार ने अनुमोदित कर दिया, या इसे अनुमोदन के लिए जनता को सौंप दिया गया। तो करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जाना जाएगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब जो है इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा कि इसे तब स्वीकार किया गया जब सभी सदस्यों तथा अध्यक्ष के हस्ताक्षर इस पर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। जितने भी बैंक थे उनका राष्ट्रीयकरण जो हुआ है वह 1969 में हुआ है। इसका सबसे सही जवाब जो है 37वां नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी है कि 19 जुलाई 1969 को सभी बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। क्वेश्चन नंबर 38 है कि मंदिर निर्माण की कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ। मंदिर निर्माण की कला का जो जन्म है वह मौर्यों के काल में हुआ, गुप्तों के काल में, या फिर कुषाण के काल में, या सैंधव काल में। तो 38वां नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी है गुप्त काल। गुप्त काल को जो है वो सुनहरा दौर के रूप में जाना जाता है। बी जो है सबसे सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 है कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने किस विजय की खुशी में चांदी के विशेष सिक्के जारी किए थे। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा जो है चांदी के जो विशेष सिक्के जारी किए गए थे, इस ऑप्शंस में से जो सबसे सही जवाब होगा वो कौन सा होगा,
तो इसका 38वां नंबर प्रश्न का जो सबसे सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर बी कि हुनों को परास्त करने के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा चांदी के विशेष सिक्के जारी किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 है कि फाहियान जो कि फू कोकी की रचना की है और ह्वेनसांग ने सीयू की रचना किए हैं। ये दो चीनी यात्री है जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए बिहार आए थे। तो इन्होंने फाहियान की जो पुस्तक है फू कोकी वो उसकी किसका विवरण उसमें मौजूद है। तो फू कोकी जो फाहियान के द्वारा रचित पुस्तक है उसमें बौद्ध राज्यों का विवरण है या गौतम बुद्ध के उपदेश को लिखा गया है या बौद्ध मंदिर को या फिर बौद्ध धर्म के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर ए के रूप में जो है करेक्ट आंसर है कि उसमें जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत को लिखा गया है। इस प्रकार हम लोग जो है 40 महत्वपूर्ण प्रश्न जो है अलग अलग टॉपिक से किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपके लिए बहुत ही लाभकारी और हितकारी साबित होगा। इसलिए चलते चलते आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तथा साथ ही साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो दोस्तों के भी शेयर करते हुए आप इसे कमेंट करके भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगले सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।